नमस्कार मित्रों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम सब अफ्रीका महाद्वीप के विषय में देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप जिसे हम अन्य महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अन्य महाद्वीप इसे क्यों कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका किन किन देशों को कहा जाता है? आपको जो है कि इस महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, तो इन सभी प्रश्नों के आप सबके मन में भी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होंगी। इन्हीं जिज्ञासाओं को धीरे धीरे आइए हम सब एक सिस्टमेटिक तरीके से इन सब बातों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि आपको किस तरह से याद करनी है, रिमेंबर करना है, कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या किन किन प्रश्नों के पूछे जाने की अति संभावनाएं हैं। इन विषयों पर हम सब चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार शानदार तरीके से स्टडी 91 परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, हमारे संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज संचालित हैं, जिसमें आप जो है कि हिंदी का बैच देखेंगे। ये हिंदी का बैच नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया गया है और ये कोर्स मात्र जो है 999 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। तो आप सब हिंदी के आपको जो है कि एक भी परीक्षा में गड़बड़ियां ना हो, इसके लिए स्टडी 91 परिवार के साथ जुड़िए और हिंदी के बादशाह नितिन सर के साथ पढ़ने के लिए तत्पर हो जाइए। चलिए देखते हैं यूपी टेट की श्रृंखला को। यूपी टेट शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा आपको पढ़ाया गया है और यूपी टेट में आप जबरदस्त तरीके से इन चीजों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको शानदार तरीके से ये सभी श्रृंखलाएं मिलेंगी। तो चलिए एक बार स्टडी 91 परिवार की ओर से आपको यूपी टेट में हार्दिक स्वागत है सभी लोगों का। और ये यूपी टेट उनके लिए है जिन्होंने बीएड या बीटीसी की परीक्षाओं को शानदार तरीके से पास कर लिया है, ठीक ना। उन अभ्यर्थियों के लिए या जो 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी आपको ये श्रृंखला महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुपर टेट की श्रृंखला भी हमारे संस्था की ओर से संचालित है और सुपर टेट आपको 1799 रुपए में ये श्रृंखला मिलेगी। शानदार तरीके से स्टडी 91 परिवार के साथ जुड़े और भरपूर इसका लाभ है। वहीं आरओ की श्रृंखला आपको ये हिंदी की श्रृंखला है बेटा, किसकी? हिंदी की श्रृंखला है और आप इसे परिचित कर सकते हैं। ये नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। एसएससी जीडी 699 रुपए में हमारी संस्था एसएससी जीडी के कोर्स उपलब्ध कराते हैं और इसके अलावा वीडियो के मॉक टेस्ट शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। तो ये सभी चीजें आप जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर लीजिए और अपने शानदार भविष्य का निर्माण करिए। यही आप सबसे अनुरोध है, यही आप सबसे इच्छाएं हैं, जिज्ञासा है कि आप सब सही तरीके से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से आप सब समझेंगे। तो चलिए एक बार स्टडी 91 परिवार के साथ आप सबको जुड़े रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आइए हम सब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के विषय में और अफ्रीका महाद्वीप के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक चीजों को हम सब देखेंगे। तो आइए, अफ्रीका महाद्वीप जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों में एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक ना। यदि बात की जाए इसके उत्तर दिशा में तो भूमध्य सागर है, उत्तर पूर्व में लाल सागर है, पश्चिम दक्षिण में आपको जो है कि अटलांटिक महासागर है और इसके अलावा पूर्व में हिंद महासागर है। यानी इसके एक तरह से आप चौहद्दे कह सकते हैं। तो इसकी चौहद्दे उत्तर में यानी नॉर्थ में क्या मिलेगा? तो मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर आपको मिलेगा। वहीं पे यदि दक्षिण की बात की जाए तो हिंद महासागर आपको दक्षिण में हिंद महासागर है और आपको जो है पूरी तरह से
पश्चिमी भाग में यदि देखा जाए तो पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर आपको मिलेगा, अटलांटिक, ठीक ना, अटलांटिक महासागर। और आपको पूरब में क्या मिलेगा, तो पूरब में इसके लाल सागर से घिरा हुआ है, लाल सागर से आपको घिरा हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, ये आप याद रखिए। विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से तीनों काल्पनिक रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये तीनों रेखाएं आपको जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, ये बात भी आप सब याद रखिए, ठीक ना। साथ ही इस महाद्वीप का विस्तार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यानी चारों दिशाओं में या चारों गोलार्धों में आपको हुआ है। जब आप पृथ्वी को जो है कि 2 बराबर भागों में बांटिए या 4 बराबर भागों में, तब ये आपको क्या है, ये आपको जो है ये पूर्व है, पूर्व में यदि देखें ये पश्चिम है, सॉरी ये आपको जो है कि 1 मिनट बेटा, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक ना, ये चारों दिशाओं में आपको जो है इसका विभाजन हुआ है, ये याद रखिए, ठीक ना। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो कि चारों गोलार्धों में पाया जाता है, ये आप सबके लिए एकदम शानदार सा बात और शानदार सा जवाब है, ये याद रखिए। नेक्स्ट के सिनई स्थल संधि एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है, ठीक ना। एशिया और अफ्रीका के मध्य कौन से आपको जल संधि स्थित है, तब बताइएगा। सिनई स्थल संधि आपको जो है एशिया और अफ्रीका के मध्य है, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से आपको अलग करते हैं और एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ने का काम भी आपको सिनई स्थल संधि के द्वारा किया जाता है, ठीक। 3-4 बातें आप सिंपल तरीके से वन लाइनियर के रूप में आप याद कर सकते हो कि सिनई जल स्थल संधि कहां है, तो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच में है। ये कौन से सागर को किस सागर से जोड़ने का काम करते हैं, तब आप जवाब देंगे कि ये आपको जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। यानी जो काम स्वेज नहर करते हैं वही आपको जो है स्थल सिनई स्थल संधि भी करता है, और सिनई स्थल संधि को खोद कर ही स्वेज नहर का निर्माण आपको किया गया है। ये मन मस्तिष्क में ये बातें भी आप सब बैठा लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट दूसरी बातें, इसी जल संधि पर स्वेज नहर का निर्माण आपको कर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ा गया है। यानी जो बात मैंने पूर्व में आपको बताई वही बातें यहां आपको लिखित है, ठीक ना। स्वेज नहर भूमध्य सागर तट पर आपको पोर्ट सईद इसका बंदरगाह कहलाता है, जबकि लाल सागर के तट पर स्वेज बंदरगाह के रूप में इसे हम सब जानते हैं, ठीक ना। ये स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1956 ईस्वी में आपको जो है कि मिस्र के राष्ट्रपति नासिर हुसैन के द्वारा जो है, नासिर हुसैन, ठीक ना, नासिर हुसैन के द्वारा इसका आपको जो है राष्ट्रीयकरण किया गया, ये याद रखिए, ठीक ना। ये विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा नहर है, ठीक ना, सबसे बड़ा नहर के रूप में जाना जाता है। और इस नहर के निर्माण से आपको जो है कि एक सवाल बना था कि ब्रिटेन और भारत के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो ये आपको 7000 आपको जो है किलोमीटर की दूरी आपको हुई, ठीक ना, इसके निर्माण से। इसके पहले 9000 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता था और आपको जो है सीधे 7000 किलोमीटर आपको दूरी हो गई, बहुत कम हो गई, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि आपको जो है अलग करती है। यानी जिब्राल्टर जल संधि और किसको किसको करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि जो है मोरक्को को स्पेन से अलग करती है, ठीक ना। मोरक्को कहां का है, तो अफ्रीका देश है, अफ्रीकी देश है, ठीक ना।
अफ्रीकी देश है और मोरक्को को आपको जो है स्पेन से अलग करती है। स्पेन कौन सा है? तो यूरोप का कंट्री है। यहीं पे आप याद कर सकते हैं जिब्राल्टर जल संधि के विषय में, ठीक ना। ये जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर का, आपको इसे क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक ना, ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, इस महाद्वीप को पठारों एवं मरुस्थलों का महाद्वीप भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आईएमपी लाइन कर लेना बेटा, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये बातें। अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको सहारा मरुस्थल स्थित है, ठीक ना, ये सहारा मरुस्थल स्थित है। वहीं इसके दक्षिणी क्षेत्र में आपको जो है कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार यदि देखेंगे तो अफ्रीका के 3 देश जिसमें बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, इन्हीं 3 देशों में आपको इसका विस्तार हुआ है, जिसमें आपको जो है कि बोत्सवाना में सबसे अधिक आपको हुआ है, ठीक ना, जिसमें बोत्सवाना में सबसे अधिक आपको इसका विस्तार हुआ है। और इसी कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति आपको निवास करती है। कौन सी? बुशमैन नामक जनजाति आपको कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु जो है रास हफून, ये याद रखिएगा, पूर्वी बिंदु रास हफून है, जो सोमालिया तथा आपको पश्चिमी बिंदु केप वर्दे स्थित एल्मादी पॉइंट यानी सेनेगल है, ठीक ना। सबसे आपको याद होना चाहिए पूर्वी बिंदु क्या है? रास बिंदु ए है, तो पश्चिमी बिंदु आपको क्या है? तो अलमादी पॉइंट है। वहीं उत्तरी बिंदु रास बेन सक्का है, तो दक्षिणी बिंदु केप अगलुहास के नाम से जानते हैं। यानी आप एक सिंपल सा इतनी लाइन को यदि एक लाइन में लिखना है तो पूर्वी बिंदु आप लिख दीजिएगा रास हफून, ठीक ना, रास हफून ये पूर्वी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु पूछे तो अलमादी पॉइंट कर लीजिएगा, पॉइंट, ठीक ना, पॉइंट, ये आप याद रखिए अलमादी पॉइंट। और यदि आप जो है कि उत्तरी बिंदु करेंगे तो उत्तरी बिंदु ये रास बेन सक्का जो है ये आपको है। वहीं दक्षिणी बिंदु यदि करेंगे तो आपको जो है केप अगलुहास, ठीक ना, अगुलहास, ये अगलहास की जलधारा भी आपको बहती है, गर्म प्रकार की जलधारा है जो हिंद महासागर में चला करती है, ठीक ना, ये याद रखिए। तो ये महत्वपूर्ण रूप से आप डायग्राम के जरिए भी इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़े मीठे पानी की झील एवं अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है और इसे अफ्रीकन ग्रेट लैक्स के नाम से भी जानते हैं। और इसी विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम आपको जो है इसी विक्टोरिया झील से हुआ है। विक्टोरिया झील जो है उष्णकटिबंधीय झील है क्योंकि विषुवत रेखा आपको बीचों बीच इससे होकर गुजरती है। बार बार पूछता है कि विषुवत रेखा बीचों बीच किस झील से होकर गुजरते हैं, तो विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है, जबकि सुपीरियर झील के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील आपको जो है विक्टोरिया झील है, ठीक ना। तो चलिए आइए हम सब आगे की बातें करते हैं। नेक्स्ट के विक्टोरिया झील का विस्तार केन्या, युगांडा और तंजानिया, ये तीनों बातें आप 3 देश में आपको विक्टोरिया झील का विस्तार कहां है, तो 3 देश में हुआ है। और श्वेत नील का उद्गम जो है यहीं से हुआ है। ये लाइन भी आप याद रखिएगा, नीली नील और श्वेत नील ये दोनों सूडान के खार्तूम में आपको जाकर मिलते हैं, ये बात भी आप याद रखो। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका में नवीनतम मोड़दार पर्वतों में एटलस पर्वत का विकास हुआ है। जिस तरीके से भारत में हिमालय पर्वत का विस्तार है, ठीक उसी तरीके से अफ्रीका में आपको जो है कि एटलस पर्वत का विस्तार है। और एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसे माउंट टोबक्कल के नाम से हम सब जानते हैं। वहीं
दूसरी सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी डेक्कन बर्ग्स है, और ये डेक्कन बर्ग्स बार बार परीक्षा में पूछता है कि किस देश में है, तो अफ्रीका देश में आपको, अफ्रीका, ठीक ना, दक्षिण अफ्रीका में इसका विस्तार हुआ है। ये बात भी आप याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। वहीं पे माउंट कैमरून, ये आपको जो है माउंट कैमरून, ये अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला पर्वत है जो कि कैमरून के तटीय क्षेत्र में स्थित है। वहीं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो है। कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो आपको जो है इसी तंजानिया में स्थित है, और यहीं आपको इसी के पास से विक्टोरिया झील जो है, इसी के पास में विक्टोरिया झील भी आपको स्थित है। चलिए, हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण आपको जो है कि कोर्सेस जो है, किताबें लॉन्च की गई हैं। इन किताबों में आप देखोगे तो अपनी हिंदी जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा लिखी गई है। अपनी हिंदी शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रखें और अपनी पढ़ाई अध्ययन भी इसी रूप में आप सब जारी रखें। नेक्स्ट वीडियो की शानदार श्रृंखला आपको मिलेगी, वीडियो आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा पेट कंबो की श्रृंखला आपको मिलेगी, जो कि इसके साथ भी प्रैक्टिस सेट आपको मुफ्त में है, और इसके साथ भी प्रैक्टिस सेट यानी कंबो का मतलब ही है कि किताब प्लस प्रैक्टिस सेट आपको दोनों उपलब्ध है। वहीं पेट की बुक 300 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है। आरओ की 175 रुपए में शानदार श्रृंखला आपको मिलेगी, ठीक ना। ये आप लिखिएगा, हिंदी की आरओ की किताब है, ठीक ना। जल्द ही आप सबको जो है कि महत्वपूर्ण आरओ की जीके जीएस की भी श्रृंखला उपलब्ध हो जाएगी, आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, शानदार तरीके से। वहीं लेखपाल कंबो की बात की जाती है तो 300 रुपए में लेखपाल कंबो की श्रृंखला एकदम जबरदस्त तरीके से आप सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, एक बार शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आप सबको। नेक्स्ट देखिए, आइए हम सब देखते हैं नील नदी। नील नदी, इसकी विशेषताओं के विषय में ये आपको जो है सूडान और जो है कि मिस्र में ये बहती है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह आपको नदी जो है श्वेत नील और ब्लू नील के मिलने से, यानी नीली नील और श्वेत नील के मिलने से यह आपको जो है नील नदी का विकास हुआ है। नील नदी ये दुनिया का सबसे लंबा, ये क्या है? दुनिया की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी आपको जो है लंबी नदी के रूप में इसे हम सब जानते हैं, तो ये बात भी आप याद रखिए। श्वेत नील जो है बेटा, यहाँ पे श्वेत, ठीक ना, श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील है, जबकि आपको ब्लू नील का उद्गम जो है ये आपको जो है इथियोपिया के उच्च भूमि से इसका उद्गम होता है। ब्लू नील सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप आपको जो है श्वेत नील में मिल जाता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नील नदी के नाम से जानते हैं। नील नदी अंतिम रूप से भूमध्य सागर में गिरती है, यानी मुहाना का मतलब है कहां गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। सामान्य तौर पे आपसे परीक्षा में पूछता है नील नदी का उद्गम कहां हुआ है? तो नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील है। कहां गिरती है? तब आप बताएंगे भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक ना। चलिए, एक सवाल यहां और बनता है कि आपको जो है कि खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम किस नदी के तट पर है? खार्तूम। तब आप बताइएगा कि ये खार्तूम जो है नील नदी के तट पर स्थित है। चलिए, दूसरी महत्वपूर्ण नील आपको जो है नदी के विषय में देखते हैं। ये आपको कहां कहां बहती है? कांगो गणराज्य में, कांगो में और अंगोला में, ये 3 देशों में आपको बहती है। कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये अफ्रीकी महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी के रूप में ये जानी जाती है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात है आपको बता दे, ये दुनिया की सबसे बड़ी नौगम्य नदी है। दुनिया की सबसे बड़े नौगम्य नदी, सबसे बड़ी नौगम्य
नौगम्य नदी के रूप में इसे हम सब जानते हैं। ये बात भी आप याद रखिए, शानदार तरीके से इस श्रृंखला के साथ आप सब बने रहिए, ठीक ना। इसके तट पर कांगो गणराज्य की राजधानी आपको जो है सिकांसा और कांगो की राजधानी ब्राजाविले, ये याद रखिएगा, ब्राजील से याद रखिएगा, ब्राजाविले, ब्राजील याद रखेंगे तो ब्राजाविले किसकी राजधानी है? कांगो की है। जबकि कांगो गणराज्य की राजधानी किसानसा है, ठीक ना। किसानसा कांगो गणराज्य की राजधानी है और कांगो की राजधानी ब्राजाविले है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। इस बेसिन के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विश्व का सबसे छोटा कद वाली प्रजाति पिग्मी पाई जाती है। बार बार आपसे पूछता है पिग्मी नामक जनजाति कहां पाई जाती है, तो दक्षिण अफ्रीका ने बोलिए, अफ्रीका के कांगो गणराज्य में या कांगो नदी के तटवर्ती क्षेत्र में पिग्मी नामक जनजाति पाई जाती है। ये दुनिया की सबसे छोटे कद की प्रजाति मानी जाती है, मानव की सबसे छोटे कद की प्रजाति में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट आइए, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो है ये कई देशों से होकर गुजरती है। नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, आपको नामीबिया ये 2 बार हो गया है, ठीक ना। इन देशों से होकर आपको गुजरती है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषताएं ये है कि जाम्बेजी नदी जो है ये आपको नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे और बोत्सवाना की सीमाओं से होकर आपको बहती है। साथ ही साथ ये नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की आपको प्राकृतिक सीमा को भी बनाती है। और यहीं पर विक्टोरिया जलप्रपात, एक विक्टोरिया झील है बेटा और एक विक्टोरिया जलप्रपात है। ये आपको जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात आपको विक्टोरिया जलप्रपात है, ठीक ना। ये याद रखें, विक्टोरिया जलप्रपात और विक्टोरिया झील 2 अलग अलग हैं, ठीक ना। जहां विक्टोरिया झील से ब्लू आपको जो है श्वेत नील का उद्गम हुआ है और वो विषुवत रेखा के तट पर स्थित है। वहीं आपको जो है कि विक्टोरिया जलप्रपात से आपको जो है कि ये आपको कहां है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। और आपको जो है विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी के तट पर स्थित है। इस नदी पर ही करीबा बांध का निर्माण आपको किया गया है तथा इसे निर्मित जलाशय को करीबा झील भी कहते हैं, यानी कृत्रिम झील। अफ्रीका का सबसे बड़ा कृत्रिम झील करीबा झील को हम सब जानते हैं। आइए देखिए नाइजर नदी, इसे तेल नदी के नाम से भी हम सब जानते हैं। इसे गिनी, माली, नाइजर, बेनिन, आपको नाइजीरिया आदि देश से होकर यह बहती है। इसका उद्गम जो है गिनी की उच्च भूमि से है और यह गिरती है गिनी के खाड़ी में, ठीक ना। यह माली में अंतः स्थलीय डेल्टा तथा नाइजीरिया में तटीय डेल्टाओं का निर्माण करती है। यह नदी पॉम ऑयल को लेकर बहती है, इसीलिए इसे आपको पॉम ऑयल रिवर या तेल ताड़ के नदी के नाम से, आपको तेल नदी के नाम से इसे हम सब जानते हैं, तेल नदी, ठीक ना। नाइजर नदी को क्या कहते हैं, तो तेल नदी के नाम से भी बच्चा जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सब अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए और याद कर लीजिए। आरओ समीक्षा अधिकारी की शानदार श्रृंखला स्टडी 91 के द्वारा आपको मिलेगी। आप इसे जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी इसी दिशा में कर रहे होंगे, ठीक ना। तो आरओ एकदम बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत ज्यादा सीटें भी आने वाली हैं, काफी हो हल्ला भी हो रहा है, रोज आप सब देख भी रहे होंगे, ठीक ना। लेकिन जल्दी इसका कंफर्मेशन दे दिया जाएगा, कितने पोस्ट रहेंगे, किस तरीके से आप किस स्ट्रेटजी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इस पर भी हम सब विचार करेंगे, ठीक ना। तो चले एक एक स्टेप जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं उन चीजों को, एक एक विषय को आप सिर्फ शानदार तरीके से देखते जाइएगा और देखिए आगे आगे होता है क्या, जबरदस्त तरीके से आप सब को मिलेगा पढ़ने को, ठीक ना। तो चलिए एक बार शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आइए हम लोग बात करेंगे डेली वीडियो क्लासेस की, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज की और ऑफलाइन की भी सुविधा आपको मिलेगा। ये कोर्स मात्र 1999 रुपए में हमारी संस्था उपलब्ध कराती है।
नेक्स्ट देखिए लिम्पोपो नदी, लिपोपो नहीं लिम्पोपो नदी, ठीक ना, लिम्पोपो नदी, ये लिम्पोपो, लिम्पोपो, ये लिम्पोपो नदी जो है ये आपको जो है कि एकमात्र ऐसी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये दक्षिण अफ्रीका से, बोत्सवाना से, जिम्बाब्वे से और मोजाम्बिक, ये कई देशों से आपको होकर बहती है। यानी मुख्य रूप से अभी तक हम सब देख जो रहे होंगे तो ज्यादातर अफ्रीका के दक्षिणी भाग की प्रमुख नदियों को हम सब ने देखा। उत्तर भाग में सिर्फ और सिर्फ एक प्रमुख नदी है जो कि नील नदी के रूप में हम सब जानते हैं। बाकी सभी नदियां जो हैं या तो अटलांटिक महासागर में गिरती हैं या आपको जो है कि मुख्य रूप से हिंद महासागर में आपको गिरेंगे। तो देखिए यह नदी अफ्रीका और बोत्सवाना के में यह बहती है, ठीक ना। और इसके अलावा ये दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की भी सीमा को निर्धारण करती है। 2 सीमा, एक दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा को और दूसरा ये दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सीमा को बनाते हुए मापुतो की खाड़ी में आपको जाकर गिरती है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आइए अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत एवं पठार के विषय में हम सब चर्चा पर चर्चा करेंगे। एटलस पर्वत, ये आपको नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल माना जाता है या इसे ही मोड़दार पर्वत भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड़दार पर्वत के नाम से भी हम इसे जानते हैं। एटलस पर्वत की प्रमुख श्रेणियों में आपको जो है कि एटलस पर्वत की कई श्रेणियों को विभाजित किया गया है, जैसे हाई एटलस पर्वत, एंटी एटलस पर्वत, मध्य एटलस पर्वत, सहारा एटलस पर्वत में आदि कई खंडों में इसे विभाजित किया गया है। यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में विस्तृत क्षेत्र में ये आपको पाया जाता है। ये बात भी आप याद रखो। नेक्स्ट देखिए माउंट किलिमंजारो, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये वर्ष भर आपको बर्फ से ढका रहता है और ये आपको अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी वाला पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी आपको कहां है? माउंट किलिमंजारो में है। माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तो तंजानिया में, ठीक ना। ये तंजानिया आपको देश में, अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। ये विषुवत रेखा पर स्थित है और इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी आपको ये बर्फ से ढकी रहती है, ठीक ना। ढकी क्यों रहती है यहाँ पे तो पूछोगे कि सर ये बर्फ से साल भर क्यों ढकी रहती है? तब आप चूंकि ऊंचाई पर है तो बर्फ से तो नहीं ढका होना चाहिए, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि 3000 से अधिक मीटर की जब ऊंचाई हो जाती है तो उस पे आपको जो है हिम रेखा, ठीक ना, आइसोलाइन जिसे बोलते हैं हिम रेखा आपको खींचा जाता है। हिम रेखा किसे कहते हैं? तो आपको जो है कि 3000 से अधिक ऊंचाई पर आपको जो है एक शीत स्थल को दूसरे शीत स्थल से मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को हिम रेखा के नाम से जानते हैं और ये 3000 से अधिक इसकी ऊंचाई माउंट किलिमंजारो की है, इसीलिए यह वर्ष भर आपको बर्फ से ढका रहता है। नेक्स्ट देखिए, चूंकि सवाल होगा ना कि विषुवत रेखा पर भी होने के बावजूद गुरुजी काहे आपको पिघलता नहीं है बर्फ हुआ, तो विषुवत रेखा पर होने के बावजूद भी ये 3000 से अधिक ऊंचाई पर आपको जो है मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसी कारण ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है बेटा, ठीक। नेक्स्ट देखिए माउंट कैमरून, आप बात करेंगे अफ्रीका का, आपको एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत के रूप में है और इसका विस्तार कैमरून के तटीय क्षेत्र में हुआ है, ठीक ना। आइए बात करें जलवायु और वनस्पतियों की बात हम सब करेंगे। अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र का विस्तार जो है कर्क और मकर रेखा के मध्य हुआ है। कहां हुआ है? तो कर्क एवं मकर रेखा के मध्य में आपको हुआ है और जिससे उष्णकटिबंधीय जलवायुवीय दशाओं का विकास हुआ है। विश्व का दूसरा सबसे उच्चतम ताप वाला क्षेत्र जो है ये अल्जीजिया, कभी किसी समय में दुनिया का सबसे यानी अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान, ठीक ना, अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान और दुनिया में दूसरा दिया है तो पहला भी पूछेंगे कि कहां है गुरुजी, पहला वाला कहां है? तो बेटा पहला वाला
आपको जो है पाकिस्तान में आपको स्थित है, ठीक ना। जैकोबाबाद, जैकोबाबाद ये दुनिया का सबसे गर्म स्थान के रूप में हम सब जानते हैं। विश्व में सबसे उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र जो है डेथ वैली, ये भी आपको उत्तरी अमेरिका में आपको जो है स्थित है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। ये सबसे अधिक आपको जो है विश्व का उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र क्या है, तो डेथ वैली है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। गलती नहीं करिएगा, यहाँ पे दो बातें हैं, एक सबसे गर्म है तापमान की दृष्टि से अफ्रीका में है, अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, जबकि अल्जीरिया जो है ये आपको कहां है, तो ये अफ्रीका में है और अफ्रीका के लीबिया में स्थित है। लीबिया की राजधानी भी अल्जीरिया ही है, ठीक ना। नेक्स्ट, अफ्रीका के विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है कि यहां वनस्पतियां भी काफी मात्रा में सदाबहार प्रकार के वन पाए जाएंगे। संवहनीय वर्षा का तात्पर्य है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक इस क्षेत्र में आपको वर्षा होती है, जिसके कारण सघन वनस्पतियों का विकास हुआ है। चूंकि संवहनीय वर्षा या विषुवत रेखीय क्षेत्र में आपको 12 बजे तक तो खूब चिलचिलाता धूप निकलेगा, लेकिन सेकेंड टाइम में आपको झूम मचा के बारिश होती है, तो ये बात भी आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, ये आपको आइए कृषि के विषय में हम सब चर्चा करेंगे। यहाँ का आइवरी कोस्ट विश्व में सर्वाधिक कोको का उत्पादन करने वाला देश है। अफ्रीका में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन नाइजीरिया में होता है, ये बात भी आप याद रखिए, ठीक ना। और वहीं पे केन्या विश्व में चाय के उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र माना जाता है। नील नदी की बेसिन में आपको जो है कपास का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका में जैतून के उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, ट्यूनेशिया है। जबकि आपको तंजानिया के जिंजीबार में आपको जो है लौंग का सबसे अधिक उत्पादन होता है, इसीलिए पेम्बा आपको एवं जिंजीबार को लौंग द्वीप के रूप में भी इसे हम सब जानते हैं। क्लो आइलैंड के रूप में या लौंग द्वीप के रूप में जिंजीबार दुनिया में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन करता है। इलायची और लौंग का उत्पादन जिंजीबार में होता है, ये बात भी आप सब अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी शानदार इसी दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक बार स्टडी 91 परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप इसी तरह श्रृंखला के साथ बने रहिए, यही आप सबसे आशा उम्मीद करता हूं, ठीक ना। तो चलिए आगे हम सब देखते हैं। देखिए खनिज संसाधन, ठीक ना। अफ्रीका में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन बोत्सवाना और कांगो गणराज्य में होता है। कहां पे, बोत्सवाना और कांगो गणराज्य में अफ्रीका का सबसे अधिक आपको जो है कि उत्पादन, हीरे का सबसे अधिक उत्पादन आपको किया जाता है, ये महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। वहीं पे दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले और प्रिक्टोरिया, ये दो प्रमुख जो है हीरे के उत्पादक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सोने की सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो दक्षिण अफ्रीका से होता है। यही का आपको दक्षिण अफ्रीका का ही एक शहर है जोहान्सबर्ग, ठीक ना। आपको यहां से स्वर्ण उत्पादन के लिए जोहान्सबर्ग जो है यहां विश्वविख्यात खान सोने के पाई जाती है, ये बात भी आप याद रखिए। आइए अफ्रीका देश से कुछ महत्वपूर्ण बातों के विषय में हम सब चर्चा कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी आपको जो है पूर्वी भाग में डेक्कन वर्ष पर्वत स्थित है। इस पर्वत में ऑरेंज और वाल नदियों का उद्गम माना जाता है, यानी ऑरेंज और वाल नदियां ये दो कहां से निकलती है, तो डेक्कन वर्ष पर्वत से निकलती है। डेक्कन वर्ष पर्वत कहां है, तो ये आपको जो है अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट, यहां पाई जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, जिन्हें हम वेल्ड के नाम से जानते हैं, और वेल्ड प्रदेश को मक्का का त्रिभुज प्रदेश भी कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखिए। जोहान्सबर्ग को अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा, इसे स्वर्ण नगर भी कहते हैं, ये बात भी आप सबको पता होना चाहिए।
मिस्र अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जो स्थल खंड के माध्यम से एशिया से जुड़ा हुआ है, यानी आपको एशिया से अफ्रीका में जाना हो तो बिना मिस्र के हुए आप नहीं जा सकते हैं। सेनेगल स्थल संधि मैंने अभी पीछे बताया, ठीक ना। नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, या आपको जो है मिस्र का वरदान भी, इसे नील को क्या कहते हैं तो मिस्र का वरदान, ठीक ना, मिस्र का वरदान के रूप में इसे हम सब जानते हैं नील नदी को, ठीक। और आपको जो है कि आप नील नदी की सभ्यता, जब मिस्र की सभ्यता पढ़ेंगे तो मिस्र की सभ्यता का विकास आपको नील नदी के तट पर ही हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, मिस्र में नील नदी पर बना आसवान बांध है। आसवान बांध ये आप याद रखिएगा, इसका निर्माण नील नदी पर स्थित है, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध के रूप में इसे हम सब जानते हैं। इसी बांध पर आपको जो है नासिर झील, ये आपको जो है नासिर झील है जो कृत्रिम झील के रूप का उदाहरण है। स्वेज नहर पर पोर्ट सईद है, यानी आपको जो है इसका भूमध्य सागर वाला भाग, भूमध्य सागर वाला भाग जो है सेट पॉइंट आपको जो है कि पोर्ट सईद है, और पोर्ट स्वेज जो है ये आपको लाल सागर वाले भाग पर स्थित है। कहां पे? लाल सागर वाले भाग पर आपको जो है पोर्ट स्वेज स्थित है, और ये आपको उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमशः टेम्सा, ग्रेट बियर और लिटिल बियर नामक झीलों को अवस्थित है। ये बात भी आपको याद होना चाहिए। हमारी संस्था की ओर से आपको जो है यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाता है, और ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट किसके लिए है तो जो विद्यार्थी 55% मार्क्स के साथ पीजी कर लिया हो, या जिनका आपको जो है कि पीजी फर्स्ट ईयर 55% के साथ हो, वैसे अभ्यर्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की दिशा में अपने कदम को बढ़ा सकते हैं। तो यानी जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भविष्य में बनना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप सब शानदार तरीके से इसकी तैयारी करते रहें। अफ्रीका की कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में हम सब चर्चा परिचर्चा करेंगे। आइए ओवन बांध के विषय में चर्चा करते हैं। ओवन जलप्रपात के समीप ये आपको श्वेत नील नदी पर स्थित है, ठीक ना। ये आपको अफ्रीका के बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। सेन्नार बांध ये सूडान और ब्लू नील के तट पर आपको स्थित है, ये भी बहुउद्देशीय परियोजना है। आसवान बांध ये मिस्र की नील नदी पर आपको स्थित है, यानी मिस्र में नील नदी पर है, और साथ ही साथ अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध भी आसवान बांध को हम सब जानते हैं। इंगा बांध ये जायरे नदी पर आपको स्थित है। इंगा बांध आपको करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर, केंजी बांध नाइजर नदी पर, और आपको जो है कोहारा बासा बांध मोजाम्बिक में आपको जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो ये सभी बांधे आप सब याद रखिए, ये बांधों के विषय में, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में। आइए अफ्रीका की प्रमुख झीलों के विषय में भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये विक्टोरिया झील है, ठीक ना। युगांडा अफ्रीका के, ये आपको युगांडा, केन्या और तंजानिया में ये विक्टोरिया झील आपको स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील के बाद दूसरी है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील भी इसे कह सकते हैं। श्वेत नील का उद्गम इसी से हुआ है, और विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है, अतः विश्व की सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय झील भी इसे हम सब कहते हैं। नेक्स्ट देखिए ताना झील, इसकी उत्पत्ति इथियोपिया में हुई है। इथियोपिया की उच्च भूमि पर यह स्थित है। ब्लू नील एवं नीली नील की सहायक अतबारा नदी का उद्गम जो है इसी झील से हुआ है। नासिर झील ये कृत्रिम झील है। ये किस तरह का है तो कृत्रिम झील आपको माना जाता है, ठीक ना। ये आपको कृत्रिम झील है, और ये कहां है तो ये आपको मिस्र में है, ठीक ना। मिस्र और सूडान की सीमा पर ये स्थित है। आसवान बांध का जलाशय आपको पानी जो है ये कहां से तो नासिर झील से ही मिलता है। नील नदी पर स्थित कृत्रिम झील कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। ये बात भी आप याद रखिए, कर्क रेखा किससे तो नासिर झील से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये हिंदी इंडिविजुअल शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। ये आप जबरदस्त तरीके से इसे पढ़
सकते हैं। मात्र 999 रुपए में हमारी संस्था ये कोर्स उपलब्ध कराती है। ये तंगानिका झील, ये तंजानिया, जायरे, बरुंडी और जाम्बिया में ये बहती है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील के रूप में इसे हम सब जानते हैं और अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये भ्रंश घाटी में स्थित है। कैमरून या चाड झील, आप इसके विषय में देखिए, कैमरून, नाइजीरिया आपको जो है आदि देशों में बहती है। सहारा मरुस्थल की ये सबसे बड़ी झील के रूप में भी इसे हम सब याद करेंगे, ठीक ना। और चारी नदी का मुहाना जो है इसी झील में है। वे आपको जो है वोल्टा झील, ये घाना में बहती है। वोल्टा झील नदी पर मानव निर्मित झील है। वोल्टा नदी पर मानव निर्मित झील है। 0 डिग्री देशांतर यानी कह सकते हैं देशांतर रेखा, यानी आपको जो है कि इससे होकर गुजरती है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक मानी जाती है। आपको मलावी या न्यासा झील, ये मलावी, मोजाम्बिक या तंजानिया में है। भ्रंश घाटी में स्थित अफ्रीका के तीसरी सबसे बड़ी झील के रूप में हम इसे जानते हैं। इसे कैलेंडर झील भी कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के स्थित प्रमुख मरुस्थल, ये सहारा मरुस्थल, इसकी आपको 84 लाख, ठीक ना, वर्ग किलोमीटर में आपको इसका विस्तार हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको जो है मरुस्थल है। इससे करीब 13 देश जुड़े हुए हैं। गिनिएगा, देखिए, इरिट्रिया 1, मिस्र 2, सूडान 4, माली, नाइजर, मारातानिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनीसिया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 देश जो है इससे आपको जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 देश की सीमाओं को ये कवर करता है। और इसी में आपको जो है कि हरमट्टन हवा जो है, हरमट्टन, ये याद रखिएगा, हरमट्टन हवा आपको सहारा मरुस्थल में ही बहती है, ठीक ना। अब नामीब मरुस्थल, ये आपको इसका विस्तार जो है अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र में ये फैला हुआ मरुस्थल है और हीरे के भंडार के लिए विश्व में जाना जाता है, यानी हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कालाहारा मरुस्थल जो है इसका विस्तार बोत्सवाना में, नामीबिया में, अफ्रीका में हुआ है, जिसमें इसका सबसे अधिक विस्तार बोत्सवाना में हुआ है। और यहीं पे मैं आपको एक लाइन और भी है महत्वपूर्ण, तो ये बोत्सवाना में हुआ है। और यहीं पे आप एक लाइन और याद कर सकते हैं कि यहाँ पे बुशमैन नामक जनजाति आपको पाई जाती है। बुशमैन नामक जनजाति जो है, जनजाति आपको इस मरुस्थल में पाई जाती है। ये बात आप जनजाति नामक जनजाति, ठीक ना, जनजाति आपको पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण रूप से आप याद करते चलिए, देखते चलिए, आपको जो है ये महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारी संस्था की ओर से आपको शानदार तरीके से नितिन सर ने आपको पढ़ाया है। ये YouTube पे एक एक लाइन जो नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है वही क्लासेस है। आप इसे शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से जारी कर सकते हैं। तो एक बार स्टडी 91 परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आप सब इसी तरह अपने परिवार के साथ जुड़े और भरपूर आनंद लेके इसे पढ़ें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबको श्रृंखला के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।